दोस्तों 40 दिन की पैरोल काटकर एक बार फिर रंगीला बाबा राम रहीम वापस जेल पहुंच गया है, और वो भी अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठकर। जब ये रंगीला बाबा रोहतक की सोनालिया जेल में अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा था तो इसके भक्त इसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े हो गए थे। जब इसके भक्तों से पूछा गया कि बाबा तो गाड़ी के अंदर है, तुम्हें दर्शन कैसे होंगे, तो भक्त कहने लगे हम गाड़ी को देखकर ही संतोष कर लेंगे। पिताजी के दर्शन करने आए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए। पिताजी निर्दोष है। गाड़ियों पे हो जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ जी, पिताजी से मिलने का है। देखिए दोस्तों किस तरह से इसने अपने फॉलोअर्स को मानसिक गुलाम बना रखा है। बाबा के दर्शन तो होंगे नहीं, लेकिन बाबा की लैंड क्रूजर के दर्शन करने के लिए ये लोग बहुत दूर दूर से आए, और ये लोग आज भी यही बोल रहे हैं कि पिताजी बेकसूर हैं और उनको जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस बलात्कारी बाबा का कच्चा चिट्ठा आज हम आपको सुनाते हैं। गुरमीत सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरसर मोदिया में जट सिख परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम मगर सिंह और माता का नाम नसीब कौर है। माता पिता हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे। महज 7 साल की उम्र में माता पिता ने 31 मार्च 1974 को अपने बेटे गुरमीत को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह के चरणों में समर्पित कर दिया था, जिसके बाद डेरे में ही उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर में अनुयायियों का सत्संग बुलाया। उसी समय उन्होंने गुरमीत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरमीत सिंह हरियाणा के सिरसा में स्थित आध्यात्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के तीसरे प्रमुख बने, जिसकी स्थापना 1969 में शाह सतनाम सिंह के गुरु शाह मस्ताना जी ने की थी। डेरा प्रमुख बनने के बाद पहले ही गुरमीत सिंह का गृहस्थ जीवन शुरू हो चुका था। गुरमीत सिंह की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी चरणप्रीत और छोटी बेटी का नाम अमरप्रीत है। उसने इन 2 बेटियों के अलावा एक बेटी हनीप्रीत को गोद लिया। गद्दी संभालने के बाद गुरमीत सिंह ने सर्वधर्म स्वभाव का संदेश देने के लिए अपने नाम के आगे सभी धर्मों के नाम शामिल किए और अपना नाम गुरमीत सिंह से बदलकर गुरमीत राम रहीम सिंह रख लिया, जिस कारण चौतरफा उनकी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने जाति प्रथा की समाप्ति का आह्वान किया, अपने भक्तों से जातिवाचक नाम हटाकर इंसान नाम लगाने के लिए प्रेरित किया। गुरमीत राम रहीम ने कई वेश्याओं को भी कहते हैं अपनी पुत्री का दर्जा दिया। वह अनुयायियों के आह्वान पर उनके घर बसाए। उन्होंने सफाई के कई अभियान चलाए। ऐसे कई काम थे जिस कारण संत गुरमीत राम रहीम को शोहरत दुनिया भर में फैलने लगी और उनके भक्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इंसान चाहे साधारण हो या कोई संत, अगर अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर अंकुश न रख सके तो शोहरत को कलंक लगाने में देर नहीं लगती। गुरमीत राम रहीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरमीत राम रहीम सन 2002 में पहली बार सुर्खियों में आया जब उनके ऊपर डेरे की साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे। उसी साल उनके खिलाफ यौन शोषण की खबर छापने वाला सिरसा का एक स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या हो गई। इसके आरोप में भी डेरा मुखी पर लगे। अचानक शोहरत की बुलंदियां छूते राम रहीम अपने किसी न किसी कारनामे के कारण आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहने लगे। डेरा मुखी राम रहीम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से निकलने के लिए एक के बाद एक ऐसी गलतियां की जिससे वह अपराध की दलदल में गहरे तक धंसता चला गया। 28 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट ने पहली बार गुरमीत राम रहीम को 4 साध्वियों के बलात्कार मामले में 20 साल की जेल व 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, डेरे में चल रहे हैं साध्वियों के यौन शोषण उत्पीड़न के खुलासे की कहानी बेहद रोचक है। हुआ यूं कि साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक गुमनाम पत्र मिला। इसमें एक गुमनाम साध्वी ने लिखा कि वह पंजाब की रहने वाली है और सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में 5 साल से रह रही है। डेरे में साध्वियों का यौन शोषण किया जा रहा है। लेटर में बठिंडा कुरुक्षेत्र की कुछ साध्वियों के यौन शोषण का भी जिक्र किया गया था। साध्वी के पत्र में लिखी बातों का कुछ हिस्सा बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक था। इस गुमनाम पत्र के बाद से ही बवाल शुरू हो गया था। 2002 में गुमनाम साध्वी के लिखी चिट्ठी की गोपनीयता की जांच शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच ये चिट्ठी मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी। सीबीआई ने डेरे के मैनेजर इंद्र सेन से 1999 से 2001 तक की साध्वियों की लिस्ट मांगी तो 2005 में सीबीआई को 3 लिस्ट मिली। पहली लिस्ट में 53, दूसरी में 80 और तीसरी लिस्ट में 24 साध्वियों के नाम थे। राम रहीम के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने 1997 से 2002 के बीच डेरा छोड़ चुकी 24 साध्वियों पर फोकस किया। इनमें से 18 को सीबीआई ट्रेस कर पूछताछ कर पाई। इनमें भी सिर्फ 2 ही साध्वियां अदालत तक पहुंची और अपने बयान दर्ज कराए। इन शादीशुदा साध्वियों के बच्चे भी हैं। जो साध्वी सीबीआई के सामने आई उसमें से फतेहाबाद की एक पूर्व साध्वी ने 4 मई 2006 को सीबीआई के सामने बयान दर्ज करवाया था। उसने बताया कि 1998 में डेरा में बतौर साध्वी ज्वाइन किया था। वह शाह सतनाम स्कूल में पढ़ाती थी। 6 महीने बाद उसकी बहन भी साध्वी बन गई थी। बाबा ने उसका नाम नाजम और बहन का नाम तस्लीम रखा। नाम देख रहे हो दोस्तों, ये देखो हाल। बाबा गर्ल्स हॉस्टल के पास बनी अपनी गुफा में रहता था और गुफा के बाहर साध्वियों को ही संतरी रखता था, जिनकी ड्यूटी रात 8 बजे से 12 और 12 बजे से 4 बजे तक सुबह 2 शिफ्टों में होती थी। एक दिन उसे रात को 10 बजे गुफा में यानी कि उसकी डैन में बुलाया गया, जहां बाबा ने उसके साथ जबरन रेप किया। वह रोती हुई गुफा से निकली और हॉस्टल चली गई। वहां पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर उस दिन उसकी बहन ने बताया कि बाबा उसके साथ भी ये सब कुछ कर चुका है।
रेप होने के 1 साल बाद उसे डेरे के मैनेजर ने बुलाया और कहा कि बाबा ने उसे फिर से गुफा में बुलाया है, मगर पहले हुई घटना के कारण उसने गुफा में जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैनेजर ने उसे ऐसा न करने पर भूखा रखने की धमकी दी। मजबूर होकर उसे गुफा में दोबारा जाना पड़ा और बाबा ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया। दोनों बहनों ने हॉस्टल की दूसरी साध्वियों को भी बाबा की गुफा से कई बार रोते हुए निकलते देखा था। एक बहन ने तो अपने साथ हुई घटना के तुरंत बाद डेरा छोड़ दिया और दूसरी बहन ने भी डेरा छोड़ना चाहा था, मगर उसके भाई की 2 बेटियां बीए की पढ़ाई डेरे में ही कर रही थी। इस कारण उसे वहां रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर अप्रैल 2001 में उसने अपने भाई और उसकी दोनों बेटियों समेत डेरा छोड़ दिया। दोनों बहनों के डेरा छोड़ने के बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची। बहरहाल साध्वी के बयान कोर्ट में दर्ज कराने के बाद सीबीआई ने बाबा के साथ एक आरोपी अवतार सिंह, डेरा मैनेजर इंद्र सेन और मैनेजर कृष्ण लाल को आरोपी बनाकर चंडीगढ़ और दिल्ली में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया, जहां झूठ पकड़ने वाली मशीन से खुलासा हुआ कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वियों का यौन शोषण किया करता था। दोनों साध्वियों ने सीबीआई और अदालत को अपनी जो आपबीती सुनाई उसमें कहा था कि बाबा हर रोज साध्वियों को अपने डैन में बुलाता था और दुष्कर्म करता था। उसके शीश महल, जिसे वह गुफा कहता था, वहां से साध्वियां हर रोज रोते हुए बाहर निकलती थी। गुफा के आसपास बने हॉस्टलों में 200 से ज्यादा सुंदर साध्वियों को रखा गया था। बाबा की गुफा के आसपास रात के वक्त महिला साध्वियों को ही गार्ड के रूप में तैनात किया जाता था। साध्वियों से दुष्कर्म का यही वो केस था जिसके बाद गुरमीत राम रहीम नायक से एक खलनायक और अपराधी बनकर उभरा। प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे हुए गुमनाम साध्वी के इस पत्र को पहले गृह मंत्रालय को सौंपा गया था, जहां के बाद पत्र की जांच का जिम्मा सिरसा के सेशन जज को सौंपा गया। इसी दौरान हाई कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया। दिसंबर 2002 में राम रहीम के खिलाफ धारा 376, 506, 509 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। दिसंबर 2003 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच अधिकारी सतीश डागर ने केस की जांच शुरू की और आखिर साल 2005-2006 में उस साध्वी को ढूंढ निकाला जिसका यौन शोषण हुआ था। जुलाई 2007 में सीबीआई ने केस की जांच पूरी कर अंबाला सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अंबाला से केस की सुनवाई पंचकुला शिफ्ट कर दी गई। चार्जशीट के मुताबिक डेरे में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों का भी यौन शोषण हुआ था, लेकिन वे मिल नहीं सकी। अगस्त 2008 में साध्वियों से दुष्कर्म के केस का ट्रायल शुरू हुआ और डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। साल 2011 से 2016 तक केस का ट्रायल चला और डेरा प्रमुख राम रहीम की ओर से बड़े बड़े वकील लगातार जिरह करते नजर आए। जुलाई 2016 तक चली केस की सुनवाई के दौरान कुल 52 गवाह पेश हुए और फिर वह दिन आया जब राम रहीम की गर्दन इस केस में पूरी तरह फंसती नजर आई और जून 2017 में कोर्ट ने डेरा प्रमुख के विदेश जाने पर रोक लगा दी। 17 अगस्त 2017 को दोनों पक्षों की ओर से चल रही जिरह खत्म हो गई और फैसले के लिए 25 अगस्त की तारीख तय कर दी गई। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला सीबीआई कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। राम रहीम के खिलाफ सजा दिए जाने के आदेश के बाद डेरा समर्थकों ने पंचकुला सिरसा में जमकर उत्पात मचाया और हिंसा की, जिसमें करीब 41 लोगों की मौत हुई। अदालत के फैसले के खिलाफ सिरसा पंचकुला में हुई हिंसा के बाद गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा पर पुलिस के छापे पड़े तो वहां से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। हरियाणा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोपी राम रहीम की गोदली बेटी, जिसको कि उसकी प्रेयसी भी कहा जाता है, हनीप्रीत को भी चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनीप्रीत हिंसा होने के बाद से ही फरार थी। साध्वियों के बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम को सजा होने व गिरफ्तारी के बाद से ही डेरा सच्चा सौदा के रहस्य लोक की कहानी सार्वजनिक हो गई। इधर डेरा समर्थकों की हिंसा के बाद डेरा के 90 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ ईडी ने भी जांच शुरू कर दी थी क्योंकि डेरा की 700 करोड़ की संपत्ति में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी नजर आ रही थी। गुरमीत राम रहीम को रेप मामले में सजा होने के बाद पंचकुला और सिरसा के अलावा करीब 5 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में दर्जनों केस हुए। चंडीगढ़ और पंचकुला में हिंसा फैलाने के मामले में डेरा प्रवक्ता दिलावर सिंह को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिलावर सिंह एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल सिरसा का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने डेरा मुखी के गनमैन ओम प्रकाश सिंह, डेरा समर्थक दान सिंह व चमकौर सिंह के साथ मिलकर पंचकुला में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। करीब 177 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 1137 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बहरहाल राम रहीम के पापों की कड़ाई खुलनी शुरू हो चुकी थी और कानून ने सख्त से सख्त रुख अपनाया था। उसके खिलाफ मुंह न खोलने वाले लोगों को भी अब अदालत में सच बयां करने में देर नहीं लग रही थी। एक तरफ राम रहीम साध्वियों से बलात्कार के मामले में जेल से बाहर आने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा था, जिसमें वो आजकल सफल होता भी दिखाई दे रहा है। 17 जनवरी 2019 को पंचकुला के विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह जी ने सिरसा के स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस मामले में डेरा प्रमुख के साथ 3 अन्य लोगों को, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी दोषी ठहराया गया। इन्हें भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल सिरसा के स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति वकालत छोड़कर पूरा सच नाम से एक अखबार निकालते थे। रामचंद्र अपने अखबार के नाम की तरह ही पत्रकारिता के लिए भी जाने जाते थे। निर्भीक छवि के रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला कहीं न कहीं साध्वियों के दुष्कर्म से भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि 2002 में रामचंद्र छत्रपति के हाथ में चिट्ठी लग गई थी जो गुमनाम साध्वी ने लिखी थी। रामचंद्र ने उस चिट्ठी को अपने अखबार में छाप दिया था। इसी अखबार में छपी खबर के बाद दोनों को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम द्वारा डेरे में साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी मिली थी। इस खबर के छपने के बाद छत्रपति को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। आखिरकार 19 अक्टूबर 2002 की रात छत्रपति को घर के बाहर गोली मार दी गई। इसके बाद 21 अक्टूबर को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
हालांकि कहते हैं कि उस दौरान छत्रपति होश में आए, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण छत्रपति का बयान तक दर्ज नहीं हो सका था। दरअसल छत्रपति अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा की अच्छी और बुरी खबरों को छापते थे, जिस कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां लगातार मिलती रहती थी। यह बात सिरसा के सभी पत्रकार जानते हैं। जनवरी 2003 में मृतक के बेटे अंशुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। इस याचिका में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के भी इसमें सम्मिलित होने के आरोप लगाए गए थे। सोशल मीडिया में रामचंद्र छत्रपति को इंसाफ दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इसी दौरान डेरा प्रमुख पर डेरे के एक पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के भी आरोप लगने लगे। इस मामले में भी पीड़ितों की एक तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने पत्रकार छत्रपति और डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामलों को जोड़ते हुए 10 नवंबर 2003 को सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिया। सीबीआई ने दिसंबर 2003 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला दर्ज होते ही डेरा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की अपील की गई, जिसके बाद उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मामले की जांच पर उस वक्त के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन नवंबर 2004 में दूसरे पक्ष की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका को खारिज कर दिया और सीबीआई जांच जारी रखने के आदेश दिए। सीबीआई ने दोबारा दोनों मामलों की जांच शुरू की और डेरा प्रमुख समेत कईयों को अभियुक्त बनाया। इसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हैरत की बात तो यह है दर्शकों कि एक सजा याफ्ता मुजरिम, दुष्कर्मों का आरोपी जेल में उम्र कैद काट रहा राम रहीम बार बार जेल से बाहर पैरोल पर आखिर आता कैसे है, और आते ही वो ऑनलाइन प्रवचन शुरू कर देता है और गीतों की सीडी निकालना शुरू कर देता है। ये सारी बातें बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं।